Good morning, students. How are you? Fine. So today we want to discuss some facts about work and energy. ये बेटा जो फैक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, या इसके साथ साथ यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, योर एमसीक्यूज। तो इसमें सबसे पहला हम क्या कॉन्सेप्ट देते हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अ बॉडी कैन बी एक्सेलरेटेड, अ बॉडी can be accelerated without doing any work, without doing any work है। अब आप देखो कहोगे ये क्या, काम कोई किया नहीं, एक्सेलरेशन होगी, ये तो बहुत मज़े हैं। यस, दिस इज़ पॉसिबल। आप ऑलरेडी कर चुके हो, ज़रा सोचिए कैसे। इसमें बेटे आपका आंसर आएगा व्हेन बॉडी is moving along circular path। जब बेटा बॉडी मूव कर रही है along circular path तो ऐसे मूव कर रही है बॉडी, राइट, इस तरह से सर्कल में है। और इस टाइम पर बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? दिस सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। और बेटा अब अगर मैं इस पॉइंट पे मोशन की बात करूंगी, डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी अलोंग द टैंजेंट, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 डिग्री। सो एट एवरी मोमेंट किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इन दिस केस वर्क डन विल बी ज़ीरो। लेकिन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के पास है, सो दैट मीन्स बॉडी इज एक्सेलरेटेड। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि अ बॉडी कैन बी एक्सेलरेटेड विदाउट डूइंग एनी वर्क। एंड इसका आपको आ जाए कि यू गिव एग्जाम्पल, तो यू कैन गिव एग्जाम्पल कौन सा? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ, और उसमें हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया। नाउ नंबर 2, इट इज़ पॉसिबल that particle or body possesses energy without momentum है। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी भाई। बेटा क्या कहा है मैंने इसमें कि बॉडी के पास एनर्जी है पर मोमेंटम नहीं। मोमेंटम कब आएगी? जब बॉडी के अंदर मोशन है, ठीक होगी बात। अब इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या एग्जाम्पल दोगे? बॉडी एट रेस्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, एट ए पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो जब बॉडी ग्राउंड से एक हाइट पे है, जैसे ये देखिए, दिस इज ग्राउंड, दिस इज सरफेस, बॉडी यहाँ पर पड़ी है, इट इज़ इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो मोशन नहीं है, मोमेंटम नहीं होगी। पर बच्चे अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं? तो मैंने तो बात एनर्जी की थी। मोर ओवर इफ यू आर टेकिंग मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है पर बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी है, सो दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल। अच्छा, अब उसका अपोजिट सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इट इज़ पॉसिबल दैट बॉडी possesses momentum? Body possesses, third is body possesses momentum without energy। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ नहीं, विदाउट एनर्जी कि मोमेंटम है और एनर्जी नहीं है। अब सोच में पड़ गए
कि जब बॉडी के पास मोमेंटम है तब तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एनर्जी ज़ीरो की बात कैसे आएगी? हैं, सोचो, करनी पड़ेगी। है पॉसिबल ये? जब मैंने ये कह दिया तो आप उल्टा भी सोचना शुरू करोगे ऐसे बेटे कि अगर मान लीजिए कि आप ये कंसिडर कर रहे हो कि बॉडी इज़ एट दिस वेरी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, और यहाँ पर बॉडी जो है मूव कर रही है, बॉडी इज इन मोशन एट ए पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इन सच ए मैनर दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नीट्यूड। इसमें हमेशा नहीं ये होगा, इट विल बी ओनली अंडर पर्टिकुलर सिचुएशन कि जब हम ये कह दें कि बॉडी की वेलोसिटी इस तरीके से है, ठीक है, और बॉडी इतनी को हाइट पे है कि उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम है। अब इसके बाद देखिए, एट दिस वेरी मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। तो टोटल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो because this is the positive value and this is negative value. So the two values are equal in magnitude and opposite in direction. तो इसलिए इसमें एनर्जी ज़ीरो होगी लेकिन मोमेंटम होगी। अब बेटा ये हमेशा याद रखना कि कहीं पर कोई भी बॉडी आप ले लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, दोनों हो सकती हैं। अब जैसे अगर आप ये ले रहे हो कि बॉडी इज़ अलाउड टू थ्रो, इट इज़ अलाउड टू थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बॉडी इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो in this case potential energy will be negative, and when body is allowed to fall freely in the direction of gravity then its potential energy will be positive. अब next point हम इसमें बेटा ये कहते हैं कि kinetic energy depends upon frame of reference. अब ये क्या कह दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। अब इसका क्या मीनिंग है? बहुत आसान सी बात है। इसका ऐसे मीनिंग लेना बेटा कि यू आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, जालंधर से चले, शताब्दी में बैठे, दिल्ली पहुंच गए, तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन होगी, तभी वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये मोशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन रहो तो तुम तो ट्रेन के अंदर ही बैठे हो, है कि नहीं? तो इसमें क्या आएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv² with respect to ground and it is 0 with respect to train कब you are considering that person, body क्या कहना कि person is sitting in a moving train and train is moving with velocity v. Train is moving with velocity v. तो नेचुरली इस केस में जो बेटा ट्रेन की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किसकी आ जाएगी? बॉडी की, पर्सन की। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और जब ट्रेन के अंदर बात करोगे तो इट इज़ 0। तो दैट मीन्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर गया ना। इफ रेफरेंस फ्रेम इज ट्रेन
then kinetic energy is 0. If reference is the ground, तो then the kinetic energy is half mv square. तो इस तरीके से ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी. Now next we want to take graphical representation of this linear momentum and kinetic energy with respect to mass. कैसे लेना हमने? Graphical representation. Graphical representation of kinetic energy and linear momentum तो इसमें देखिए किस तरीके से आप करोगे. वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. ठीक हो गया. Now if you are considering that linear momentum of body is constant and if mass of body is changes, then how the kinetic energy will change. ये क्वेश्चन उस तरीके से बेटा जैसे मैं आपको कहती हूँ कि लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव गॉट द सेम वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर विच बॉडी काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर. तो वी वांट टू सी दैट हाउ kinetic energy of the body will change with the change of the mass. तो इसमें हम mass of body x axis की तरफ ले रहे हैं और kinetic energy y axis की तरफ ले रहे हैं. P जब constant है तो आपके पास बेटा ये रिलेशन क्या बन गया कि kinetic energy is inversely proportional to mass. तो इसलिए बेटा इसमें जो शेप आएगी ग्राफ की that shape would be like this. इस तरीके से इसकी जो शेप है वो बनेगी. ठीक हो गया. अच्छा अब दूसरी तरफ देखो कि अगर मैं इसमें अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख देती हूँ. क्या रख देती हूँ कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी. तो आपके पास क्या आ गया? p square is proportional to 2m और you can say that p square is proportional to m. ठीक है ना. तो ये आपके पास क्या बन गया? पैराबोला. तो इसलिए इसमें इधर आपने ले लिया मास ऑफ बॉडी m और इधर आपके पास आ गया p लीनियर मोमेंटम. तो अब इसमें बेटे जैसे आपके पास ये क्या बन गया? y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x. इट्स नॉट x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर. तो दैट मीन्स ये इसके अराउंड आएगा. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द पैराबोला विच वुड बी लाइक दिस. ठीक हो गया. तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने आ जाएं कि भी आप बताइए कि लीनियर मोमेंटम मास में कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी और मास में कैसे होगा. तो यू शुड नो कि इस तरीके से हमने इसमें ये लेना है. सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इसमें आ सकते हैं. मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाएं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. अब नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि देयर विल बी नो एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड. नेक्स्ट मैं क्या कॉन्सेप्ट कह रही हूँ? नो एनर्जी is consumed during planetary motion. During planetary motion. Now how can you justify this thing? कैसे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो? ये थोड़ा मैंने कह दिया, आपने मान लिया. आप कहोगे कैसे? प्लानिटरी मोशन कैसे है? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकस. So that means you are taking it like this. तो ये आपकी मेजर एक्सिस होगी. So let us say this is the position of sun. Now this is the position of planet. Planet इस path पे यूँ move कर रहा है. So now this is the line joining position of sun and the planet. So there will be gravitational force between these two, gravitational force of attraction between sun and planet
and only due to this force this planet will revolve around the sun. So naturally now this force is along this direction and displacement is along this direction. So what is this angle? This is 90 degree. So work done is 0. So that means no energy is consumed. अब ये नहीं कहा कि no work is done, लेकिन अब दूसरे तरीके से पूछ लिया आपसे, आपको कह दिया कि no energy is consumed during planetary motion. अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, when electron is brought closer to proton, then potential energy of system decreases. अब पहले तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? आपको पता है देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. So that means a certain amount of work is required to move these two either in the towards each other or away, and this work will be stored in the form of potential energy. और अब मैं आपको इसमें बता दूं कि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं. तो चार्ज पार्टिकल में जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट इज़ लाइक दिस, 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R. आपको लिखा मिलेगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0r. तो 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है. अब इसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है Q1 और यहाँ पर प्रोटॉन रख लिया और प्रोटॉन का चार्ज है Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज़ R. अब अगर आप इस चीज़ को सीधा देखते हो तो आपको तो ये लगेगा कि जब R की वैल्यू को डिक्रीज़ किया, दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है. फिर तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी. हम उल्टा कह रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को बोलने में गलती लग गई है नहीं. तो फिर क्या है बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव. प्रोटॉन का क्या है? पॉजिटिव. तो इसलिए इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इज नेगेटिव. ठीक हो गया. अब देखो आपके पास मान लो ये वैल्यू पहले -5 थी, अब R आपने डिक्रीज़ कर दिया, वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. तो ये -6 होगी या -7 होगी. तो अब मेरे को बताओ -6 क्या है? इट इज़ लेस देन -5. तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज़ हुई ना. अब इसको दूसरी तरीके से सोचो कि इसमें देखिए हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन इज़ ब्रॉट क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन. इन दिस केस work will be done by the proton itself due to force of attraction. उसे तो भागा जाना है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी. तो work is done by the proton. तो naturally इसमें फिर क्या बनेगा? जब वर्क वो प्रोटॉन खुद करेगा एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी. समझ गई बात? अब अगर इसकी बजाय ये लिखा होता कि इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज ब्रॉट क्लोजर टू प्रोटॉन, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी थी? इंक्रीज. क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लेते तो उसमें प्रोडक्ट पॉजिटिव आना था, तो नेचुरली हो गया. और दूसरी तरफ भी देखो कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लोज लाना है, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा. दैट मीन्स वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन. उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि भाई इसमें कैसे वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. सो ये भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए
और इसमें अब ये भी चीज़ याद रखिए कि whenever there is force of attraction, work is to be done by the body itself, तो potential energy will be negative. And whenever there is force of repulsion, work has to be done against this force of repulsion on the body, so potential energy will be positive. अब आपको एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं देने लगी हूँ. अब ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है. प्रॉब्लम क्या है? वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन under constant force is given by, under constant force is given by T is equal to under root x plus 3, where x is in meter and t is in seconds. X is in meters and t is in seconds. Calculate this work done. Calculate work done during first 6 seconds. अब ये कहाँ फंसा दिया? कोई फोर्स नहीं दी, कुछ नहीं दिया और ये कह दिया वर्क निकाल लो. चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, ऐसे सोचते हैं कि अच्छा भी इसमें वर्क की बात हुई है. वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. अब डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगी कि पहले 6 सेकंड्स में कितनी आएगी. अब बात रहेगी फोर्स की. अब फोर्स क्या होगी? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले इसका मतलब हमें मास नहीं दिया तो हम मान लें कि m इज मास ऑफ बॉडी. तो अब क्वेश्चन आ गया कि ए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें. ए बेटा dv बाई डी टी, v इज dx बाई डी टी. तो इसका मतलब अगर x और t का रिलेशन पता है तो हम ये कर सकते हैं. तो फिर चलते हैं. आपके पास था t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो हम इसको अंडर रूट को सबसे पहले ख़त्म करते हैं. तो अंडर रूट एक्स इज टी माइनस 3, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लो, तो एक्स इज टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, इट इज़ टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. लो भी हो गया काम. अब x आ गया टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. तो अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं. क्या मुश्किल रह गया? वेलोसिटी क्या बनेगी? dx बाई डी टी. इट विल बी d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. तो ये बेटे क्या बन गया? d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन जो यहाँ इसी में था, d बाई डी टी ऑफ 60, फिर प्लस का साइन d बाई डी टी ऑफ 9. अब टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन है 2t, माइनस 6, d बाई डी टी ऑफ t इज़ 1 और 9 की क्या है? 0, तो इट इज़ 2t माइनस 6. तो वेलोसिटी आपके पास बन गई 2t माइनस 6. अब इसके बाद चलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस 6. तो d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस d बाई डी टी ऑफ 6, तो 2 d बाई डी टी ऑफ t इज़ 1 एंड दिस इज़ 0. तो आपके पास अब एक्सेलरेशन आ गया 2. अब इसमें डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. होगी बात. अब हम निकाल लें कि भाई जी व्हेन t इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड्स तो x कितना है. बेटा ये रिलेशन ले लेते हैं. तो x इज 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 9, तो इट इज़ 36 माइनस 36 प्लस 9, तो x इज़ 9 मीटर्स. इवन बेटे x यहाँ से भी निकाल लो तो भी सेम आना था. t इज़ 6 इज़ अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो अंडर रूट एक्स इज़ 3, तो x इज़ 9.
ठीक हो गया। तो अब आपके पास वर्क क्या है, m, acceleration is 2 and s displacement is 9, तो it is 18 m। m क्या है, mass of the body and the units will be joules। आ गया ना, इंटरेस्टिंग। सो बेटा ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो इस तरह की और प्रॉब्लम्स होंगी। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने का मीनिंग ये होगा कि नाउ यू शुड नो हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम। कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से आपने सोचना है, बस उसको सोच लो और उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करो। सो इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी then you comment in comment box, otherwise like, share and subscribe. Thank you.